विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग, उसमें आर्टिकल कर रहे थे 1 by 1। आज हमारा जो आर्टिकल है 153 से 152 से स्टार्ट करना है हमने। 152 मतलब सबसे पहले तो जो भाग है हमारा वो भाग 6 कर रहे हैं, भाग 6 के अंतर्गत करना हमने, यानी पार्ट 6 पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 152 जो है वो डेफिनेशन है, यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। और ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये उस स्टेट की डेफिनेशन से अलग है जो हमने भाग 3 में पढ़ी है, पार्ट 3 में पढ़ी है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 6 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सपेंशन स्टेट। इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद मतलब जो राज्य जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उनसे मतलब है यहाँ पर राज्य का। जबकि जब हम क्या करते हैं पार्ट 3 पढ़ते हैं, और आर्टिकल कौन सा कहां से शुरू होता है पार्ट 3 12 से 35। तो जब हम आर्टिकल 12 पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे परिभाषा है, वहां पे राज्य की अलग डेफिनेशन है। वहां पे हमने पढ़ा था भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, है ना। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 152 है इसमें डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ये स्टेट के लिए बोल रहा है, जैसे उत्तराखंड स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, इतना समझ में आ गया। उसके बाद पार्ट 153 है, पार्ट कह रहा हूं मैं, आर्टिकल 153 है, इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। जब आप आर्टिकल 153 पढ़ेंगे तो किसके साथ पढ़ेंगे आर्टिकल 153 को? 52 के साथ पढ़ेंगे। 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यहां पर कहा गया 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक क्लियर भी कर दिया कि इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, निवारित नहीं करेगी। तो कई बार क्या होता है कि एक ही राज्य का मतलब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? पंजाब का जो राज्यपाल है वो चंडीगढ़ के भी राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना। तो वो 2 जगह बैठते हैं, जब चंडीगढ़ में बैठते हैं तब उनका जो ओहदा होता है वो अलग होता है, जब वो पंजाब के उसमें बैठते हैं तो एज ए पंजाब के गवर्नर जब बैठते हैं तो गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। 153 में क्लैरिफिकेशन दे दिया। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 को हमने आर्टिकल 53 के साथ पढ़ना है। वहां पे हमने पढ़ा था जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि राज्य का यानी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी कौन है? राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन है? जैसे वहां पे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पर भी लिखा हुआ कि वो इसका प्रयोग अपने इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। तो राष्ट्रपति के साथ तो अधीनस्थ अधिकारी जो है उसका मंत्रिमंडल है। क्या है? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। यहाँ पर भी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कौन है? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में अंतर होता है, ये बता दिया था मैंने। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जिनके पास मंत्रालयों के भार होते हैं, मंत्रालय जिनके पास होते हैं उनको क्या बोलता है? कैबिनेट। जैसे माना उत्तराखंड की बात करूंगा तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जिनके पास मंत्रालय होंगे, जैसे वन मंत्री, वन मंत्रालय होगा उनके पास। जैसे संसदीय कार्य मंत्री, जैसे क्या होंगे? संसदीय कार्य मंत्री। जैसे शिक्षा मंत्री, तो ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उत्तराखंड के, ठीक है, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये समझ में आ गया। आर्टिकल 154 के 2 में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। और ख में लिखा हुआ राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडलों से निवारित नहीं करेगी। ये भी आपके हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 154 में आपने इतना याद करना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल इसका प्रयोग
इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 155 को आपने आर्टिकल 54 के साथ पढ़ना है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, राज्यपाल की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156, इसको आर्टिकल 56 के साथ ही पढ़ना है। इसमें कहा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहा था वहीं पे मैंने बता दिया था आपको, जो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर क्या कीजिए, पताका पर्ची चिपका दीजिए अपनी किताब में। कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो जैसे केंद्र के जितने मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इतना समझ में आ गया। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसका मतलब राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कभी भी वो अपना त्याग पत्र देकर क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है, ठीक है, अपने पद से। अगला, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के दिन रहते हुए राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी राज्यपाल 5 वर्ष तक, अगर कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है, त्याग पत्र नहीं देता है, तो 5 वर्ष तक क्या कर सकता है? पद धारण कर सकता है। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रखी जाती, वैसे राज्य में भी राज्यपाल की कुर्सी खाली नहीं रखी जाती। लेकिन राज्यपाल का 5 साल का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, अवधि पूरी हो जाती है, उसके बाद जब वो राज्यपाल रहेगा तो पर डे के हिसाब से रहता है वो। मतलब जो उसको वेतन मिलता है वो पर डे के हिसाब से, एक तरह से दिहाड़ी समझ लो। वैसे दिहाड़ी शब्द सही नहीं है, लेकिन पर डे के हिसाब से उसको क्या मिलेगा। और ऐसे भी उदाहरण मिले हैं देश में कि 2.5 साल एक्स्ट्रा रहे हैं राज्यपाल। कितने? तो विशेष कृपा होनी चाहिए केंद्र की, है ना। अगर आप पे कृपा है तो 5 साल के कार्यकाल के बाद भी आप क्या हैं, एक्स्ट्रा 2.5 साल तक क्या रह सकते हैं? राज्यपाल रह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अगला, आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 को 58 के साथ पढ़ना है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखो कितना सिंपल है ना। और आपके जब फॉर्म आते हैं तो आपसे बोलते हैं कि इतने इस तारीख से पहले के पैदा नहीं होने चाहिए, इसके बाद के नहीं होने चाहिए, आपके पास O लेवल होना चाहिए, आपके पास CCC। पूछते हैं ऐसा कि नहीं पूछते हैं? इतने परसेंट होने चाहिए आपके इस पद के लिए। कई बार होता है कुछ पद निकलते हैं जिसमें परसेंटेज मांगा जाता है। तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष। कितना सिंपल, 35 वर्ष की आयु पूरी करो, भारत के नागरिक आप हो ही, बस तैयारी करो। अगला, महामहिम। तो मैंने कहा लेकिन कृपा होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए ना। अगला, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस 158 को पढ़ना है, ये अलग ही है। राज्यपाल के पद के लिए शर्त है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। आप सांसद नहीं होने चाहिए, आप विधायक नहीं होने चाहिए, और अगर आप हो और राज्यपाल नियुक्त हो जाते हो तो आपका पद वो वाला सांसद का या विधानमंडल में जहां पर भी आप MLA MLC हो वो पद रिक्त हो जाएगा अपना। इतना समझ में आ गया। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल भवन होता है प्रत्येक स्टेट में, बड़ा सुंदर जिसे बोलते हैं महामहिम,
है ना, फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो राज्य के। जैसे देश का फर्स्ट सिटीजन कौन है, राष्ट्रपति है, ऐसे राज्य का फर्स्ट सिटीजन कौन है, नगर का फर्स्ट सिटीजन कौन है, मेयर होता है ना, या नगर पालिका तो नगर पालिका अध्यक्ष फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, तो राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। सेकंड शेड्यूल में दे रखा है गवर्नर्स के बारे में, क्या वेतन, क्या भत्ते, क्या मिलना है। कौन करता है, संसद करती है विधि द्वारा। कितना वेतन मिलना है राज्यपाल को, कितना क्या उपलब्धियां मिलनी है, कितने विशेषाधिकार मिलने हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है तो ऐसा नहीं कि डबल वेतन मिलेगा उसको। दोनों राज्यों के संचित निधि से उस हिसाब से जितना वर्क होगा उस हिसाब से उसको क्या होता है, वेतन बनता है उसको। ठीक है भाई, कुछ दिन उसने यहाँ पर काम किया, कुछ दिन यहाँ पर, तो जितना बैठा है वो राज्यपाल उस हिसाब से राज्य के संचित निधि में से क्या मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा। समझ में आ गया। 3 को इसको बाद में जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन में, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धि और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रपति आदेश देगा, अवधारित करेगा कि भैया इतना राज्य, इसका जो वेतन है राज्यपाल का, इतना यहाँ से आना है, इतना यहाँ से आना है, वेतन, भत्ते, प्रलब्धि। ठीक है, 158 के 4th में कहा गया राज्य की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राज्य विधानमंडल ने कोई बिल पेश किया, पास किया, राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने उसको नहीं क्या किया, कंसिडर नहीं किया, या क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। राज्य सरकार नाराज हो गई, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से शिकायत कर दी राज्यपाल की, और या राज्य सरकार ने क्या कर दिया, उसके भत्ते कम कर दिए। नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ 158 के 4 में कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएंगे। बिल्कुल डिट्टो वही लैंग्वेज है जो आपने राष्ट्रपति में पढ़ी है कि नहीं है। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखो आर्टिकल 60 पढ़ा था हमने, उसमें राष्ट्रपति की शपथ थी। आर्टिकल 69 में मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति की शपथ थी। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ है कि मैं अपना नाम लो, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक, है ना, डैश 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 सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। राज्य का नाम उत्तराखंड रख दो, वैसे उत्तराखंड के नहीं बनेंगे आप राज्यपाल। आप अगर यहाँ के क्या हो, नागरिक, यहाँ के निवासी हो, तो आप दूसरे राज्य में बनोगे। जैसे कोश्यारी जी महाराष्ट्र में बने, उत्तराखंड में नहीं बनेगा। कोई भी उत्तराखंड का व्यक्ति उत्तराखंड का राज्यपाल नहीं होगा, यानी दूसरी स्टेट से आएगा। ठीक है, तो कोई राज्य ले लो, आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है? पसंदीदा राज्य गोवा। हाँ जी, आपका? हाँ, गुजरात। आपका? मुंबई। महाराष्ट्र बोलो। हाँ, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं फिर राज्य का नाम लो अपने, महाराष्ट्र। आप गोवा का नाम लो। और कोई आपको राज्य चाहिए? आप कहाँ का बनना चाह रहे हैं? बोलो। जम्मू कश्मीर। वेरी गुड। आप? महाराष्ट्र। 2 नहीं बन सकते भाई एक जगह, आपको दूसरा राज्य चुनना। तमिलनाडु बोल दो। अजी आप? गुजरात के हैं आप, ठीक है। तो मैं गुजरात की जनता की सेवा और कल्याण पर निरत रहूंगा, ऐसा लिखा हुआ। अब इस पूरी उसमें जो है ना, इसमें बोला गया कि आर्टिकल 159 में कहा प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, वह अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसका मतलब अगर आप गुजरात की राज्यपाल बन रही हैं तो आपको गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? आप कहाँ की राज्यपाल हैं?
तमिलनाडु के जो तमिलनाडु उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश आपको शपथ दिलाएंगे, ऐसे में याद हो जाता है ना। और आप कहाँ के हो भाई? आप जम्मू कश्मीर के हो, तो आपको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और इनको गोवा, तो गोवा का तो अपना उच्च न्यायालय है नहीं, तो आपको कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे? गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है ना, गोवा तो शेयर करता है। बताओ तो गोवा किसकी अधिकारिता में आता है? तो गोवा जो आता है वो महाराष्ट्र मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है। तो आपको बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। और आपको, आप कहाँ के हो भाई? महाराष्ट्र के, तो आपको बॉम्बे उच्च न्यायालय का, आपको भी दोनों को एक ही मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। अंतर इतना है कि आपका कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा, आपका गोवा में होगा, आपका महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, चलिए जी। और जाने अनजाने हमने राज्यपाल की शपथ ले ली, ठीक है, चलो ठीक है। आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, यानी कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। कुछ अन्य उपबंध भी कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 160 में कहा गया है। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 को आपको 72 के साथ पढ़ना है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अंतर इतना है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट मार्शल को, मार्शल कोर्ट के किसी निर्णय को क्षमा कर सकता है, ठीक है, बदल नहीं सकता। तो इसमें लिखा हुआ क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। इसमें बोला गया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स and remissions of punishments, or to suspend, remit or commute the sentences of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which he executive power of the state extend। ये ध्यान रखना कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, क्या लिखा? उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। वहां पर क्या पढ़ा था हमने जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे? वहां पर राज्य नहीं पढ़ते हैं, वहां पर देश पढ़ेंगे, यहाँ पर राज्य पढ़ेंगे। अब ये कहां तक क्षमा कर सकते हैं? जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रविलंबन क्या होता है, विराम क्या होता है, परिहार क्या होता है, निलंबन, परिहार, ये सब लघुकरण सब बता रखा है मैंने आपको राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में। एक बार उसको फिर सुने, उसको फिर दोबारा देखें, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। लेकिन आपने सुना होगा कि 26 जनवरी को महामहिम ने इतने कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के कारण मुक्त कर दिया है, सुना है? या उनके दंड को क्या कर दिया? कम कर दिया है, सुना है ना? सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में तब्दील कर दिया है। या भाई 14 साल की सजा थी, 1 साल पहले ही उसको छोड़ दिया, 13 साल उसने काट दिए थे अपराधी ने, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, वो सुधर चुका था, तो उसको 1 साल पहले क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, है ना? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये क्षमादान की शक्ति 161 में। आर्टिकल 162 अगला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। इसमें बोला गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होता है? जहां तक राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति होती है। और राज्य को विधि बनाने की शक्ति किस पर होती है? स्टेट लिस्ट के विषयों पर। इसका मतलब स्टेट लिस्ट के विषयों से संबंधित जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक राज्यपाल क्या करता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, अब भैया कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा
संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप में प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में भी तो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताते हैं, उस पर भी तो विधानमंडल राज्य का जो है विधि बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट पर। चलती किसकी है? संसद की। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची पर केंद्र ने भी कानून बनाया, राज्य ने भी कानून बनाया, चलेगी किसकी? दोनों अगर टकरा गए, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून कॉन्करेंट लिस्ट पर समवर्ती सूची के किसी विषय पर और राज्य द्वारा बनाया गया कानून, दोनों आपस में टकरा गए, तो जो ऊपर होगा वो कौन होगा? केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आर्टिकल 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। राज्यपाल को आर्टिकल 74 के साथ पढ़ना है आपने इसको। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, अपने विवेकानुसार करे। अब इस शब्द का मतलब बताऊंगा, विवेकानुसार का मतलब, ठीक है, करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका प्रधान कौन होगा? वहां हमने पढ़ा था एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति के साथ। यहाँ हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल के साथ हम पढ़ेंगे कि सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। अब ये जो विवेकानुसार शब्द है क्या, कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the governor in the exercise of his function except in so far as he is by or under this constitution requires the exercise his functions or any of them in his discretion। तो जो विवेकानुसार कुछ राज्यपाल के पास वैवेकीय शक्तियां होती है, क्या होती है? जिसमें वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, वहां पर वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य नहीं करता। कुछ वैवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, लेकिन राज्यपाल की वैवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों से कहीं अधिक होती है। क्या होती है? भले ही राज्यपाल का ओहदा नीचे है किससे? राष्ट्रपति से, लेकिन राज्यपाल की वैवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों से ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो जहां पर राज्यपाल अपनी वैवेकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा वहां पर वो मंत्री परिषद की सलाह नहीं लेगा। इसीलिए उन्होंने कहा संविधान वेताओं ने कि इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री हो। क्लियर हो गया? यदि कोई प्रश्न उठता है या कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। कुल मिला के यह है कि राज्यपाल ने अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग किया, कोई कार्य कर दिया, तो उस पर वो प्रश्नगत नहीं होगा। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि राज्यपाल ने ऐसा क्यों किया। समझ में आ गया? वो उसकी विवेकीय शक्ति है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसमें बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे चुना जाता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही मुख्यमंत्री एज ए एमएलए चुना जाता है, तो एमएलए कह रहा हूँ, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए या एमएलसी के रूप में चुना गया है। बाद में वो नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। केंद्रीय मंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन राज्य के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। और ये भी ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने कर दी, उसके बाद बोला जाता है भाई किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है, मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल करना है, तो वो किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री एक लिस्ट थमाता है किसको? राज्यपाल को। उन लोगों को फिर शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। और मंत्री कौन? मैंने बता दिया, शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री, है ना, ये है। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में क्या जनजातियों के कल्याण का भार साधन एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधन हो सकेगा। जो आपके क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां पर जनजातियां बहुत ज्यादा हैं, वहां के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसी एक कौ जो कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें बोला गया कि राज्य में मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे उत्तराखंड का उदाहरण दे रहा हूं मैं, उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी? 70 हैं, ठीक है। तो 15%, 15/100 ऊपर गुणा 70, तो जो निकला वो 10.5 निकला। लेकिन अगली लाइन में 1 कौ की अगली लाइन में लिखा हुआ, परंतु राज्य में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। अब ये मान के चलें कि जो मुख्यमंत्री प्लस जो मंत्री होते हैं वो टोटल 15% से ज्यादा नहीं होते हैं, 15% ऑफ विधानसभा सीटें, और 12 से कम नहीं होते हैं। लेकिन दिल्ली में भी 70 सीटें हैं, दिल्ली में 7 होते हैं, 1+6, एक मुख्यमंत्री होता है, 6 अन्य मंत्री होते हैं। इतना समझ में आ गया? उसका अलग है, 239A में पढ़ेंगे हम उसको। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर कहा गया राज्यों में कि, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है ना, NCR है, वहां के लिए अलग प्रावधान है, यहाँ के लिए अलग प्रावधान है कि किसी भी हाल में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होंगे। और ये व्यवस्था कहां पर की गई? 91वें संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये क्यों किया गया? तिवाड़ी जी का कार्यकाल था उत्तराखंड में, नारायण दत्त तिवाड़ी जी का। तो बताया जाता है कि, और खाली तिवाड़ी जी का नहीं बोल रहा हूं, देश के कई भागों में, इवन केंद्र में भी ऐसे मंत्रालयों का सृजन किया जा रहा था खुश करने के लिए। सरकार चलानी है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, जबरदस्ती मंत्रालय जनरेट किए जा रहे थे। सारा भार किस पर? राजस्व पड़ रहा था, रेवेन्यू जो था, देश का जो धन है उस पर भार पड़ रहा था। तो उसको कम करने के लिए बोला गया केंद्र में भी प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के, और राज्य में बोला गया कि भैया विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा और 12 से कम नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा इसके अपवाद भी हैं, वो आगे चल के पढ़ लेंगे हम। अच्छा जी, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या उक्त 15% या प्रथम परंतु के विनिर्दिष्ट संख्या यथास्थिति से अधिक, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जैसा कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा नियत करे, 6 मास के भीतर इस खंड के प्रावधानों के अनुरूप लाई जाएगी। ये उसमें कहा गया था जो संविधान संशोधन है, कुछ खास नहीं। अगला बोला गया है इसी में कि 1 ख में किसी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य के विधानसभा या राज्य के जिसमें विधान परिषद है, विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य जो 10वीं अनुसूची के परिच्छेद 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, अपनी निर्भरता की तारीख से उस तारीख तक जिसमें ऐसे सदस्य के रूप में उसके पद की अवधि का अवसान होगा, और जहां वह राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचित राज्य के जिसमें विधान परिषद है किसी राज्य सदन का चुनाव लड़ता है, ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित किया जाता है, जो भी पहले होगा
अवधि के दौरान खंड 1 के दिन मंत्री के रूप में भी नियुक्त किए जाने के लिए नियुक्त होगा। मंत्री के लिए भी, मतलब ये बोल दिया कि जो डिस्क्वालीफाई हो गया है एंटी डिफेक्शन की वजह से, वो मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री बनने के लिए भी क्या हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर किसी पर डिस्क्वालिफिकेशन का लग गया, किसके आधार पर, दल बदल के आधार पर, और वो मंत्री है, तो यहां से मंत्री पद से भी हटना पड़ेगा, वो यहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 1 में लिखा हुआ है ऐसा। इतना समझ में आ गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, दूसरा पॉइंट इसका 164 का, कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 164 को किसके साथ पढ़ते हैं हम, 75 के साथ। तो जैसे 75 में लिखा हुआ था कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ राज्य मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्या होगी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लोअर हाउस है, लेकिन उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया किसको, विधानसभा, मंत्री परिषद। इतना समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, इन सब की शपथ जो है वो कहाँ पर दे रखी है, पद और गोपनीयता की तीसरी अनुसूची में। तो जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं या अन्य मंत्री बनते हैं तो उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है, और शपथ का प्रारूप जो है वो कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची में। थर्ड शेड्यूल, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। चौथा पॉइंट बोलता है इसका, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 मास की किसी अवधि तक, यानी माना ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई भी दल अपना नेता नहीं चुन पा रहा है, और उनको लगता है कि उनका नेता इस क्लास में बैठा, आप बैठे हो, जैसे आपको उठा के सीधे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, या आपको उठाकर सीधे बना दिया क्या, शिक्षा मंत्री बना दिया। क्या बना दिया। अब आप कब तक रहोगे शिक्षा मंत्री या कब तक रहोगे मुख्यमंत्री, 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा, तो आपकी वो आगे का कार्यकाल जारी रहेगा, नहीं तो 6 महीने बाद आप क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। ये समझ में आया। आपके लिए कोई सीट खाली करेगा आपकी पार्टी का आदमी, यानी जिस पार्टी की सरकार है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि पहले ही इलेक्शन लड़ो, ये जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए कि आपने इलेक्शन लड़ा ही लड़ा है। यानी किसी भी, वैसे तो ऐसा होने नहीं देते, जो भाई लड़े हुए हैं इलेक्शन तो वो तो बवाल कर देंगे कि ऐसे कैसे इस क्लास से उठा के आपने शिक्षा मंत्री बना दिया किसी को, हम इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, इतने इतने वोट पड़े हैं, जनमत का तो सम्मान करो। लेकिन मैंने कहा कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पर यह देखा गया है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है मंत्री जो हार गया, और फिर भी उसको क्या कर दिया, बना दिया, तो फिर इलेक्शन होते हैं 6 महीने के अंदर, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझदार हैं। चलिए आगे। कोई मंत्री, ये बता दिया मैंने। 5वां पॉइंट कहता है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट। मैंने बता दिया, एक दिन विधानसभा के अंदर से बड़ी तेज आवाज आती है जिस दिन ये रखा जाता है प्रस्ताव कि भाई कौन कौन वेतन बढ़ाना, विधायकों के वेतन बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, तो सब बोलते हैं हाँ बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, और प्रत्येक बार विधायक को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो जोर से बोलते हैं सब हाँ मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन जब बात होती है सरकारी कर्मचारी की जिसने 60 साल अपने दे दिए, है ना, जब उसको बोलते हैं कि क्या इसको पेंशन मिलनी चाहिए, तो सब बोलते हैं नहीं मिलनी चाहिए। क्या बोलते हैं, नहीं, कुछ बोलते हैं मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकतर बोलते हैं नहीं मिलनी चाहिए। जब उनसे पूछा जाता है क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तो बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। क्या पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। तो भाई सांसदों के और विधायकों के वेतन और बार बार हर बार बनने पर पेंशन है, उससे बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जब वो 60 साल का हो गया, जब वो
शारीरिक रूप से भी क्या उतना सक्षम नहीं रहा, ना ही उसे कहीं पर अब ऐसा कोई उसी हिसाब का जॉब मिलने वाला है, तो उसको बोला जाता है कि पेंशन नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बैठो घर, और अगर पेंशन चाहिए तो जमा करो अपनी क्या सर्विस के दौरान, आधा हम दे देंगे, आधा आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, है ना, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अगला आर्टिकल 165, राष्ट्रपति का महाधिवक्ता, सॉरी राष्ट्रपति, राज्य का महाधिवक्ता। इसको 76 के साथ पढ़ना हमने, जैसे हमने वहां महान्यायवादी पढ़ा, अटॉर्नी जनरल पढ़ा 76 में, ऐसे राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। एक तरह से समझ लीजिए भारत सरकार का प्रथम राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है आर्टिकल 76 महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ऐसे ही राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है। सूर्य नारायण बाबुलकर जी हैं इसमें उत्तराखंड के, वो प्रथम विधिक अधिकारी हैं। एक तरह से सामान्य भाषा में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो राज्य सरकार के एडवोकेट है। मेन एडवोकेट कौन है, यानी राज्य सरकार की जब जब पैरवी करनी होगी हाई कोर्ट में या कहीं किसी भी कोर्ट में, कौन जाएंगे, महाधिवक्ता जाएंगे राज्य की तरफ से। समझ में आ गया। और ये अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो राज्य सरकार के विरुद्ध ना हो। ठीक है, इसमें बोला गया है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट में राज्य का महाधिवक्ता, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसको करता है नियुक्त, जिसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। वहां पर हमने पढ़ा था महान्यायवादी में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वहां राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय परिवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए। तीसरा बोला गया महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल के तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उनकी एक लिस्ट बना दीजिए। तो महाधिवक्ता भी क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द गवर्नर में डिटरमाइन। यानी महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है वो भी राज्यपाल अवधारित करता है। कितना मिलेगा कौन तय करेगा, राज्यपाल। तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अगला बोला गया राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। इसको 77 के साथ पढ़ना है आपने 166 को। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की भी कही जाती है। इसलिए जब आप सरकारी पत्र लिखते हैं राज्य के अंदर, तो आप लिखते हैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। क्या लिखते हैं, हो आप सरकारी कर्मचारी, लेकिन आपस में आप सरकारी पत्र विभाग में चल रहे हैं, उसमें क्या लिखते हो, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। कि निर्देश हुआ है का अर्थ यह लगाया जाता है कि राज्यपाल की तरफ से निर्देश हुआ है कि ये करना है। समझ में आ गया। तो किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की भी कही जाती है। दूसरा कह रखा 166 के 2 में, राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। हर जगह राज्यपाल थोड़े करेंगे यार, राज्यपाल की तरफ से की हुई मानी जाती है ना। राज्यपाल की ओर से निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है, ये नहीं माना जाएगा कि राज्यपाल की राइटिंग नहीं लग रही, राज्यपाल के साइन नहीं लग रहे। राज्यपाल ने अथराइज कर दिया आपको कि आप करोगे, आप ये काम करना है। मुख्य सचिव हो आप, सह सचिव हो, अनुसचिव हो, आपके साइन चलेंगे, पर जो कार्य होगा वो राज्यपाल की ओर से किया हुआ माना जाएगा। राज्यपाल राज्य की तीसरा लिखा हुआ है इसमें 166 के 3 में, राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और जहां तक वह ऐसा कार्य
ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह विवेकानुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो यहाँ पर यह बोला गया कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। वहां पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य था राष्ट्रपति को क्या प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना देना। यहाँ पर किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का कार्य है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। और वहां पर भी मैंने कहा था, ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री बार बार राष्ट्रपति भवन जाएंगे कि आज जी प्रशासन संबंधी ये काम हुआ और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद ने ये निश्चय किया। ये सब कागजों में होता है। दरअसल किसमें होता है? कागजों में होता है, सचिवालय के माध्यम से होता है, गवर्नर ऑफिस से होता है। ठीक है, तो मैंने कहा राज्यपाल मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। यानी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। दूसरा ख में कहा गया 167 के राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे तो मुख्यमंत्री को देना पड़ता है। समझ में आ गया? टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर। अगर राज्यपाल ने मांगा है कुछ तो देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। सी, किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं 167 में। इसमें आर्टिकल 167 में। उसके बाद अगले लेक्चर में हम अध्याय 3 पर जाएंगे, राज्यों का विधानमंडल यानी द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 168 से आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर।